सोचिए आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां कनाडा को लेकर हर तरफ मिक्स्ड स्टोरीज हैं। कोई कह रहा है कि कनाडा अब ड्रीम डेस्टिनेशन नहीं रहा, हाउसिंग क्राइसिस है, जॉब्स नहीं है, हेल्थ केयर स्लो है, लोग वापस लौट रहे हैं। तो वहीं कोई कह रहा है कि कनाडा अभी भी बेस्ट कंट्री है, सेफ्टी है, एजुकेशन क्वालिटी है, चिल्ड्रंस फ्यूचर सिक्योर है, फ्रीडम है और डाइवर्सिटी अनमैच्ड है। ये कंट्रास्टिंग रियलिटी आपको भी कंफ्यूज कर देती है। आखिर सच क्या है? क्या सच में कनाडा छोड़ने का ट्रेंड बढ़ रहा है, या फिर ये सिर्फ हेडलाइंस और सोशल मीडिया नैरेटिव्स का इल्यूजन है? क्या कनाडा में रहने के फायदे आज भी उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं जितने कभी थे? और अगर हार्डशिप्स रियल हैं, तो क्यों लाखों लोग हर साल कनाडा को अपना होम बनाने के लिए अराइव करते हैं? इस हुक में हम एक्सप्लोर करेंगे वो रियल स्टोरीज और हिडन रीजंस जिनके कारण कुछ लोग कनाडा छोड़ रहे हैं और कुछ लोग स्टे कर रहे हैं। हम देखेंगे राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाउसिंग क्राइसिस, हेल्थ केयर डिलेज, क्रेडेंशियल बैरियर्स, कल्चरल नॉस्टैल्जिया, सेफ्टी, एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स, चिल्ड्रंस फ्यूचर और अपॉर्चुनिटीज जैसे फैक्टर्स को कैसे वे किया जाता है। आप जानेंगे कि सोशल मीडिया पर जो फ्रस्ट्रेशन दिखती है उसका ग्राउंड रियलिटी से कितना कनेक्शन है। आप ये भी समझेंगे कि इमिग्रेशन जर्नी लिनियर नहीं है, बल्कि हाइज और लोज की सीरीज है। ये हुक आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगाएगा कि क्यों कनाडा माइग्रेशन स्टोरी इतनी कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड है, और कैसे हर इंडिविजुअल का डिसीजन पर्सनल सर्कमस्टांसेस, प्रायोरिटीज और ड्रीम्स के हिसाब से अलग होता है। जब हम सोचते हैं क्यों लोग कनाडा छोड़ने की सोच रहे हैं, या क्यों बहुत से लोग कनाडा में ही रहना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ हेडलाइंस या सेंसेशनल स्टोरीज नहीं देखनी चाहिए। इस बारे में समझने के लिए उन लोगों की रियल जिंदगी, उनके चैलेंजेस, होप्स और प्रायोरिटीज देखना जरूरी है। यहाँ मैं उन कई कारणों, कॉन्ट्रडिक्शंस और इनसाइट्स को एक साथ लाऊंगा ताकि एक पूरा चित्र सामने आए। पहला पैराग्राफ है कॉस्ट ऑफ लिविंग का दबाव और फाइनेंशियल स्ट्रेस। कनाडा में बड़े शहरों वैंकूवर, टोरंटो, कैलगरी, ओटावा आदि में रेंट बहुत महंगा है। अपार्टमेंट्स, कॉन्डोज या शेयर्ड हाउसिंग सबकी रेंट इतनी ऊंची है कि न्यूकमर्स को पहले कुछ साल अपने सेविंग्स ऑलमोस्ट लगातार रिड्यूस करनी पड़ती हैं। जब मंथली रेंट, यूटिलिटीज, ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस जोड़ो तो बहुत से लोगों को महसूस होता है कि इनकम सिर्फ बेसिक सर्वाइवल तक जा पाती है, जितना आइडियल लाइफ नहीं देती। जब कोई कपल फैमिली लेकर आता है और दोनों को काम करना पड़ता है, तब डे केयर या आफ्टर स्कूल चाइल्ड केयर का खर्च भी बहुत बड़ा होता है। इन सब बिल्स को मैनेज करना चैलेंजिंग होता है, और जब सैलरी ग्रोथ भी धीमी हो या प्रमोशन नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होती है। ऐसे में कई लोग सोचते हैं कि क्या इंडिया या किसी दूसरे कंट्री में जिंदगी आसान नहीं होगी, जहां रेंट कम होगा, परिवार पास होगा और डेली एक्सपेंसेस मैनेजेबल रहेंगे। दूसरा कारण है एम्प्लॉयमेंट मिसमैच और क्रेडेंशियल्स इशू। बहुत से लोग कनाडा आते हैं जिनके पास ऑलरेडी सॉलिड करियर बैकग्राउंड हो, अच्छी डिग्री, वर्क एक्सपीरियंस, सीनियर पोजीशंस। लेकिन कनाडा में उन्होंने पाया कि लोकल एक्रेडिटेशन, लाइसेंसिंग बॉडीज, कैनेडियन एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट जैसी हर्डल्स होती हैं। इंजीनियर हो या अकाउंटेंट, डॉक्टर हो या टीचर, सभी प्रोफेशनल फील्ड्स में सर्टिफिकेशन प्रोसेस होता है, एग्जाम्स देना पड़ता है, कभी रीट्रेनिंग करना पड़ता है। ये प्रोसेस समय, पैसा और मेंटल एनर्जी लेती है। उसके बीच आपको लोअर लेवल जॉब्स करनी पड़ सकती है, जैसे रिटेल, ड्राइविंग, फूड सर्विसेज। ये जॉब्स स्किल्स के हिसाब से कम चैलेंजिंग या कम सैटिस्फाइंग होती हैं। यह मिसमैच एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच साइकोलॉजिकल बर्डन डालती है। कई लोगों को लगता है मैं यहाँ भी काम कर रहा हूँ, पर वह काम नहीं जिसमें मैं वास्तव में कॉम्पिटेंट हूँ। ये गैप उन्हें डिमोटिवेट कर देती है और कुछ लोग वापसी या ऑल्टरनेट ऑप्शंस की तलाश में लग जाते हैं। तीसरा बड़ा फैक्टर है हेल्थ केयर डिलेज और एक्सेस इश्यूज। कनाडा का पब्लिक हेल्थ सिस्टम आमतौर पर प्रेज्ड होता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कई चैलेंजेस हैं। स्पेशलिस्ट अपॉइंटमेंट्स के लिए बहुत लंबी वेट लिस्ट्स होती हैं। इमेजिंग, एमआरआई, सर्जरीज, इन सब का वेटिंग टाइम काफी लंबा हो सकता है। इमरजेंसी सिचुएशंस में तो ज्यादा प्रेशर है। इसके अलावा प्रिवेंटिव केयर या नॉन अर्जेंट ट्रीटमेंट में भी डिलेज लग सकते हैं। जब हेल्थ इशू सीरियस हो और तुरंत केयर चाहिए हो, कभी कभी यह डिले लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। अगर आपके पास कोई क्रॉनिक इलनेस हो या फैमिली मेंबर को रेगुलर ट्रीटमेंट चाहिए हो, तो ये डिलेज बहुत स्ट्रेसफुल हो जाते हैं।
लोग सोचते हैं कि अगर वे किसी ऐसी जगह जाएं जहां प्राइवेट हेल्थ सिस्टम बेहतर हो या एक्सेस तुरंत हो तो उनकी पीस ऑफ माइंड बढ़ सकती है। चौथा कारण है सोशल आइसोलेशन, कल्चरल गैप और इमोशनल बर्डन। कनाडा आते समय उम्मीद होती है कि लोग सपोर्टिव कम्युनिटी मिलेगी, फेलो इमिग्रेंट्स, कल्चरल एसोसिएशंस, लोकल फ्रेंड्स, लेकिन रियलिटी में लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल डिफरेंस और इनिशियल लोनलीनेस बड़ी चुनौतियां होती हैं। फेस्टिवल्स, फूड, फैमिली ट्रेडिशंस, रिलेटिव्स, ये चीजें भारत या अपने होम कंट्री में सहज तरह से होती हैं। यहाँ हर फेस्टिवल या सेलिब्रेशन करना एक्स्ट्रा एफर्ट मांगता है। इंग्रेडिएंट्स ढूंढना, ऑर्गेनाइजिंग करना, ट्रैवल करना। बहुत से लोगों को कल्चरल होम सिकनेस होती है जब लोनलीनेस, स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ इश्यूज आती हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, तब कभी कभी लोग रिटर्न करने की सोचते हैं कि कम से कम फेमिलियर सराउंडिंग्स में मेंटल पीस मिलेगा। पांचवा फैक्टर है इमिग्रेशन स्टेटस अनसर्टेनिटी और पॉलिसी चेंजेस। कनाडा की इमिग्रेशन सिस्टम डायनामिक है। एक्सप्रेस एंट्री, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स, फेडरल क्वार्टर्स, सीआरएस को चेंजेस, प्रोसेसिंग बैकलॉग्स, सारी चीजें फ्लक्चुएट करती हैं। जिन्हें पीआर परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई है उन्हें सिक्योरिटी महसूस होती है, लेकिन जिनका स्टेटस अभी टेम्पररी रहता है, वर्क परमिट, स्टूडेंट परमिट, ब्रिजिंग, ओपन वर्क परमिट, उनके लिए फ्यूचर अनसर्टेनिटी रहती है। कभी कभी गवर्नमेंट पॉलिसीज टाइटन होती हैं, कैप्स घट जाते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बदल जाते हैं। ऐसे में लोग वरी करते हैं कि कहीं उन्हें डिस्क्वालीफाई न कर दिया जाए या रिन्यूअल में प्रॉब्लम आ जाए। इस रिलेंटलेस अनसर्टेनिटी उन्हें मेंटली ड्रेन कर देती है, और अगर कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हो जैसे अपने होम कंट्री या किसी तीसरे कंट्री में बेटर टर्म्स मिले तो लोग मूव करने की प्लानिंग करते हैं। छठा पहलू है लैक ऑफ अपवर्ड मोबिलिटी या स्लो ग्रोथ। शुरू के वक्त बहुत लोग छोटे जॉब्स में होते हैं, फिर धीरे धीरे प्रमोशन और बेटर सैलरी की उम्मीद करते हैं, लेकिन कई सारी इंडस्ट्रीज सैचुरेटेड हैं, कंपटीशन हार्ड है। कुछ लोग महसूस करते हैं कि उनकी ग्रोथ कर्व बहुत धीरे है या सीलिंग है। जब साल दर साल वही लेवल पर स्टक रहते हैं तो स्टैग्नेशन फीलिंग आती है। लोग सोचते हैं अगर मैं कहीं और रहूं जहां ग्रोथ फास्टर हो, रिस्क लेकर वो ट्राई करूं। यह स्पेशली उन लोग में ज्यादा होता है जो एम्बिशियस हैं, जो तेजी से करियर ग्रोथ चाहते हैं। सातवां कारक क्लाइमेट, वेदर और सीजनल चैलेंजेस। कनाडा के कई हिस्सों में विंटर्स बहुत लॉन्ग, कोल्ड और हार्श होते हैं। स्नोस्टॉर्म्स, लॉन्ग डार्क डेज, एक्सट्रीम कोल्ड, ये फिजिकल और मेंटल दोनों पर असर डालते हैं। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, सैड जैसी कंडीशंस कॉमन हैं। कुछ लोग इस एक्सट्रीम वेदर को सहन नहीं कर पाते और सोचते हैं कि शायद किसी वो जगह बेटर हो जहां क्लाइमेट माइल्ड हो, मध्यम तापमान, सनलाइट अवेलेबिलिटी, समर्स का कंफर्ट। ये फैक्टर्स भी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करते हैं। आठवां रीजन है टैक्स बर्डन और कॉस्ट ऑफ सर्विसेज। कनाडा में इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, एचएसटी जैसी टैक्सेस बहुत हाई लेवल्स पर होती है। जब इनकम अच्छी आती है तो ब्रैकेट भी हाई हो सकते हैं। ये टैक्सेस उस तरफ रिसोर्सेज डाइवर्ट करते हैं जो लोग सोचते थे कि पर्सनल ग्रोथ में लगेंगे। इसके साथ साथ सर्विसेज जैसे यूटिलिटीज, ब्रॉडबैंड, इंश्योरेंस प्रीमियम्स, ये सब भी हाई कॉस्ट आते हैं। जब लोग ये कहते हैं कि मेरी इनकम बहुत मेहनत से आती है लेकिन ज्यादातर गवर्नमेंट को चली जाती है, ये फ्रस्ट्रेशन रियल है। नौवां कारक एजुकेशन कॉस्ट और चाइल्ड अपब्रिंगिंग चैलेंजेस। कनाडा की पब्लिक स्कूलिंग जनरली फ्री है K-12 तक, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर, यूनिफॉर्म, सप्लाईज, फील्ड ट्रिप्स, ये सब एक्सपेंसेस होते हैं। यदि कोई प्राइवेट स्कूलिंग चुनता है तो कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा पोस्ट सेकेंडरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉस्ट्स, टेक्स्ट बुक्स, ट्रांजिट आदि भी भारी हो सकते हैं। जो लोग चाहते थे कि बच्चे स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में पढ़ें, उन्हें यह महसूस हो सकता है कि अपब्रिंगिंग कॉस्ट संभालना कठिन है। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद होम कंट्री में स्कूलिंग अफोर्डेबल हो या रिलेटिव सपोर्ट होगा तो बच्चों की अपब्रिंगिंग मैनेजेबल होगी। 10वां फैक्टर पॉलिटिकल क्लाइमेट, इमिग्रेशन डिस्कोर्स एवं सोशल सेंटिमेंट। हर साल मीडिया और पॉलिटिक्स में इमिग्रेशन, बॉर्डर कंट्रोल, सोशल टेंशन, रेसिज्म, जेनोफोबिया जैसे टॉपिक्स सामने आते हैं। कभी कभी नेगेटिव नैरेटिव्स बिल्ड होती हैं, न्यूकमर्स के खिलाफ रिजेंटमेंट, जॉब कॉम्पिटिशन, रिसोर्स बर्डन आदि। ये सोशल क्लाइमेट एंजाइटी बढ़ा सकता है। यदि कोई इमिग्रेंट खुद फील करे कि एक्सेप्टेंस कम है या डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड हो रही है तो वह क्वेश्चन करने लगता है, क्या यहाँ रहने से बेहतर नहीं होगा कि मैं किसी दूसरे प्लेस जाएं जहाँ मुझे ज्यादा एक्सेप्टेंस मिले।
ये सारे पुश फैक्टर्स हैं जो लोग कनाडा छोड़ने की सोचते हैं, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। अब हम उन पुल फैक्टर्स पर जाएं जिनकी वजह से बहुत से लोग कनाडा में ही रहना चुनते हैं, संघर्ष करते हैं लेकिन एंकर पकड़ लेते हैं। सबसे बड़ा पुल फैक्टर है स्टेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ और सेफ्टी। कनाडा में क्राइम रेट्स आमतौर पर कम हैं, लॉ इन्फोर्समेंट इंस्टीट्यूशंस ट्रस्टेड हैं, जुडिशियल सिस्टम रिलेटिवली रिलायबल है, किसी को प्रॉपर्टी थेफ्ट, वायलेंट क्राइम या हरासमेंट का हाई फेयर नहीं रहता। विशेषकर फैमिलीज और चिल्ड्रन के लिए ये पीस ऑफ माइंड बहुत बड़ा फैक्टर है। जब आप रात में सुरक्षित महसूस कर सकें, जब आप अपनी सड़कों पर वॉक कर सकें बिना डर के, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ का बड़ा हिस्सा है। दूसरा बड़ा पुल है पब्लिक बेनिफिट्स, सोशल वेलफेयर और सोशल सपोर्ट। कनाडा में कई सोशल प्रोग्राम्स हैं जो लोगों के लिए फाइनेंशियल कुशन प्रोवाइड करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, सब्सिडाइज्ड चाइल्ड केयर, सोशल असिस्टेंस, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, पेंशन स्कीम्स, हेल्थ केयर कवरेज, सब्सिडाइज्ड हाउसिंग प्रोग्राम्स आदि। ये सब जीवन की अनसर्टेनिटी कम करते हैं। यदि कोई टेम्पररीली स्ट्रगल कर रहा है तो वो जानता है कि कहीं ना कहीं सेफ्टी नेट मौजूद है। ये रीअश्योरेंस बहुत बड़ा पुल फैक्टर है। तीसरा पुल है फ्री और सब्सिडाइज्ड हेल्थ केयर और प्रिवेंटिव हेल्थ फोकस। पब्लिक हेल्थ केयर कनाडा की मेजर सेलिंग पॉइंट है। अगर कोई सीरियस इलनेस हो, सर्जरीज, डॉक्टर विजिट्स, ये कॉस्ट बर्डन नहीं होना चाहिए। ये बिलीफ बहुत लोगों को कनाडा में स्टे करने की प्रेरणा देती है। हाँ, वेटिंग टाइम्स हैं लेकिन ओवरऑल एक्सेस टू एसेंशियल केयर फ्री है और पेशेंट्स बैंकरप्ट नहीं हो जाते कैटास्ट्रॉफिक मेडिकल एक्सपेंसेस से। यह मानसिक सिक्योरिटी देती है। चौथा पुल है एजुकेशन, क्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटीज। कनाडा की एजुकेशन सिस्टम बहुत रिप्यूटेड है। चिल्ड्रन क्वालिटी एजुकेशन पाते हैं, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, यूनिवर्सिटीज ग्लोबल रैंकिंग में आती हैं। जब बच्चे यूनिवर्सिटी या हायर स्टडीज करना चाहें उन्हें गुड ऑप्शंस मिलती हैं। स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज, ग्रांट्स, सब्सिडीज और वर्क स्टडी प्रोग्राम्स हेल्प करते हैं। इसके अलावा कंटिन्यूअस लर्निंग, प्रोफेशनल अपग्रेडिंग, रीट्रेनिंग प्रोग्राम्स गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशंस द्वारा उपलब्ध होते हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह है। लोग कनाडा में रहते हैं ताकि उनकी नेक्स्ट जनरेशन को बेहतर प्लेटफॉर्म मिले। पांचवा पुल फैक्टर है डाइवर्स, इंक्लूसिव सोसाइटी और ह्यूमन राइट्स ओरिएंटेशन। कनाडा बहुत मल्टीकल्चरल कंट्री है। यहाँ डाइवर्सिटी एक्सेप्टेंस की माइंडसेट है। रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, जेंडर आइडेंटिटी सबकी जगह है। LGBT राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, टॉलरेंस, ये वैल्यूज कनाडा में ब्रॉडली एम्बेडेड हैं। किसी को ये फियर नहीं होती कि अपनी आइडेंटिटी हाइड करनी पड़े। ये जीवन की डिग्निटी से जुड़ा विषय है। कई लोग इसलिए यहाँ रहते हैं कि उन्हें वहाँ अपनी वॉइस बोलने की आज़ादी मिली है। छठा पुल है ग्लोबल मोबिलिटी और पासपोर्ट स्ट्रेंथ। कनेडियन पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। बहुत सी देशों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस मिलता है। जब ट्रैवलिंग करना हो वीज़ा हैसल्स कम होते हैं। ये फ्रीडम ओरिएंटेशन कई लोगों के लिए बहुत अपीलिंग है। वो सोचते हैं कि अगर मैं कहीं ट्रैवल करना चाहूँ या रिलोकेट करना चाहूँ, ये ऑप्शंस मेरे लिए ओपन हो। कनेडियन सिटीजनशिप सिक्योर ऑप्शन देती है और ये लॉन्ग टर्म ग्लोबल फ्लेक्सिबिलिटी देती है। सातवां पुल फैक्टर है क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्लीन एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, अम्यूनिटीज। कनाडा में नेचुरल ब्यूटी, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, ग्रीन स्पेसेस, पार्क्स और ओपन लैंडस्केप्स हैं। कंजेस्टेड सिटीज की तुलना में ट्रैफिक कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंट है, रोड्स, पब्लिक ट्रांजिट यूटिलिटीज जनरली रिलायबल हैं, अर्बन प्लानिंग थॉटफुल होती है, सर्विसेज जैसे वेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक पार्क्स, कल्चरल सेंटर्स, लाइब्रेरीज, रिक्रिएशन फैसिलिटीज, ये सब कम्युनिटी लाइफ एनरिच करते हैं। ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का बड़ा हिस्सा है। आठवां पुल है अपॉर्चुनिटी, इकोसिस्टम्स, इनोवेशन, रिमोट वर्क, एंटरप्रेन्योरशिप। हाल के सालों में रिमोट वर्क बूम हुआ है। एक इमिग्रेंट आज ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए काम कर सकता है, फ्रीलांसिंग कर सकता है, बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, जियोग्राफिकल लिमिटेशन कम हो गए हैं। कनाडा गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम स्टार्टअप इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करती है। अगर आप टेक कंसल्टिंग, क्रिएटिव वर्क करते हो तो कनाडा में बेस रह के भी ग्लोबल मार्केट टारगेट करना संभव है। ये फ्लेक्सिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी बहुत लोग चाहते हैं और यह उन्हें कनाडा में रहने का रीजन देती है। नौवां पुल है इंटरजेनरेशनल बेनिफिट्स और लेगेसी बिल्डिंग। कई लोग कनाडा में अपनी फाइनेंशियल लेगेसी, प्रॉपर्टी, रिटायरमेंट सिक्योरिटी और बच्चों के लिए फाउंडेशन बनाना चाहते हैं।
कनाडा में accumulating assets, investing in real estate, RRSPTFSA जैसे रिटायरमेंट व्हीकल्स, ये सब लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग टूल्स हैं। जब ये सब अवेलेबल हो तो लोग रूट्स जमा लेते हैं। वे सोचते हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट आने वाली जनरेशन के लिए काम आए और इस विजन के कारण वे अपना लाइफ कनाडा में डेडिकेट करते हैं। 10वां पुल फैक्टर है सेंस ऑफ बिलोंगिंग, इंटीग्रेशन और कम्युनिटी रूट्स। शुरुआत में इमिग्रेंट आइडेंटिटी होती है, आउटसाइडर होने की फीलिंग, लेकिन समय के साथ जब आप लोकल फ्रेंडशिप्स बनाते हैं, सिविक एंगेजमेंट में शामिल होते हैं, वॉलंटियर वर्क करते हैं, लोकल कॉजेस को सपोर्ट करते हैं, तब एक बिलोंगिंगनेस बनती है। आप शहर, नगर, प्रोविंस की लोकल कल्चर अडॉप्ट करते हो। धीरे धीरे ये देश आपका लगता है, फिर रूट्स मजबूत हो जाते हैं। यह इमोशनल एंकर बहुत पावरफुल होता है। लोग सोचते हैं कि मैं यहीं अपनी जमीन जमा लूंगा, मेरी आइडेंटिटी यहीं जुड़ी है। इन पुश और पुल फैक्टर्स के बीच ट्रेड ऑफ्स और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि डिसीजन आसान हो। बहुत से लोग बीच में एम्बिग्युइटी में रहते हैं। स्टे और लीव कभी प्लान करते हैं, एग्जिट स्ट्रैटेजी कभी स्टे स्ट्रैटेजी। डिसीजन मोमेंट अक्सर फैमिली प्रायोरिटीज, फाइनेंशियल बफर, चिल्ड्रंस एजुकेशन, हेल्थ नीड्स, मेंटल हेल्थ और इमोशनल कंफर्ट पर निर्भर करता है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए एक कपल है, दोनों स्किल्ड प्रोफेशनल्स। उन्होंने कनाडा आकर इनिशियल स्ट्रगल फेस किया, रेंट, क्रेडेंशियल इश्यूज हुए, लेकिन उन्होंने पेशेंस रखा, उन्होंने कम्युनिटी बिल्ड किया, उन्होंने साइड हसल्स शुरू किए जैसे फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, और धीरे धीरे इनकम बढ़ी। अब उन्हें लगता है कि उनका नेक्स्ट 20 साल यहीं इन्वेस्ट करना है, क्योंकि बच्चों को एजुकेशन क्वालिटी मिलेगी, पेंशन ग्रोथ होगा, सिटीजनशिप बेनिफिट्स मिलेगी। ये लोग पुल फैक्टर्स की वजह से स्टे करते हैं। वहीं एक और फैमिली है, वहाँ एजिंग पेरेंट्स हैं, हेल्थ इश्यूज हैं। यदि उन्हें कनाडा में हेल्थ केयर डिलेज हों तो रिस्क बढ़ता है। साथ ही फाइनेंशियल प्रेशर, रेंट, यूटिलिटीज कंबाइंड विद वेदर एक्सट्रीम। ये फैमिली डिसाइड करती है कि वापसी भारत बेहतर होगी। भारत में सोशल सपोर्ट पेरेंट्स, रिलेटिव्स होगा, हेल्थ केयर आउटसाइड कनाडा लेनी हो सकती है, कल्चरल फेमिलियरिटी, घर परिवार का कंफर्ट मिलेगा। ये लोग पुश फैक्टर्स को अधिक वेट देते हैं और मूव करने का निर्णय लेते हैं। एक और डायमेंशन है टाइम होराइजन और एज फैक्टर। यदि कोई यूथफुल इमिग्रेंट है, 20s-30s, उसने कनाडा कुछ साल पहले अराइव्ड है, एम्बिशन हाई है, तो उसे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज चाहिए। ऐसे लोग ऑफन स्टे करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि कोई मिड करियर या सीनियर इमिग्रेंट है जिनके रिटायरमेंट एज नज़दीक है, हेल्थ कंसर्न्स हैं, तो वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि किस जगह उनका लास्ट 10-15 साल बेहतर क्वालिटी हो सकती है। ऐसे लोग रिटर्न या रिलोकेट करने की ऑप्शन सीरियसली कंसिडर करते हैं। इसके अलावा रिस्क टॉलरेंस और माइंडसेट भी महत्वपूर्ण है। कुछ लोग अनसर्टेनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, चैलेंजेस को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मानते हैं, वे सेटबैक्स से डिस्करेज नहीं होते। ऐसे लोग कनाडा में रहकर लॉन्ग टर्म गेन्स पर फोकस करते हैं। लेकिन कुछ लोग स्टेबिलिटी और श्योरिटी चाहते हैं, उनकी रिस्क एपेटाइट कम होती है। वे सोचते हैं कि अगर कहीं लेस चैलेंजिंग लेकिन स्टेबल जीवन मिले, उस ओर शिफ्ट करना बेहतर होगा। मान लीजिए आप कनाडा में रहते हैं और सोचते हैं लीव करना। ये डिसीजन किसी एक रात में नहीं आता, ये वीक्स, मंथ्स या ईयर्स की इंटरनल डिबेट होती है। बहुत लोग एग्जिट प्लान रख लेते हैं, जैसे सेविंग्स, रिजर्व, प्रॉपर्टी सेल, एजुकेशनल और जॉब अपॉर्चुनिटीज बैक होम या किसी और कंट्री में रिसर्च करते हैं। कभी रिमोट जॉब बैक होम रणनीति रखते हैं ताकि वापसी स्मूथ हो सके। लेकिन कई लोग हाइब्रिड अप्रोच अपनाते हैं, जैसे स्प्लिटिंग टाइम बिटवीन कनाडा और होम कंट्री या मल्टी लोकेशन लिविंग। कनाडा की गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स के लिए ये चैलेंज है कि कैसे न्यू कमर्स के ग्रीवेंसेस, इंटीग्रेशन चैलेंजेस और रिटेंशन इश्यूज को एड्रेस करें। यदि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अफोर्डेबल हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, क्रेडेंशियल रिकग्निशन रिफॉर्म, इन्हांस्ड हेल्थ केयर कैपेसिटी और न्यू कमर सपोर्ट प्रोग्राम्स पर ध्यान दें, तो रिटेंशन रेट बेहतर हो सकती है। यदि न्यू कमर्स को अर्ली स्टेज में मेंटरशिप, कम्युनिटी इंटीग्रेशन, नेटवर्किंग असिस्टेंस मिले, तो लोनलीनेस और कल्चरल शॉक कम होगा। आगामी वर्षों में टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स, रिमोट वर्क, ग्लोबल मोबिलिटी, ये बदलाव कनाडा इमिग्रेंट लैंडस्केप को रीशेप करने वाले हैं। बहुत से लोग अब ज्योग्राफिक इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब कि वे अपनी बेस कनाडा में रख सकते हैं, लेकिन क्लाइंट्स या वर्क ग्लोबली ले सकते हैं। ऐसे शिफ्ट्स कनाडा को रिटेन करने में मदद कर सकती हैं।
आखिर में कनाडा छोड़ने या रहने की डिसीजन बहुत डीपली पर्सनल होती है। ये सिर्फ फाइनेंशियल कैलकुलेशन नहीं, इमोशनल इवैल्यूएशन भी है। जब हम किसी की कहानी सुनते हैं, हमें ये समझना चाहिए कि उन्होंने वह डिसीजन अपने यूनिक सर्कमस्टांसेस, प्रायोरिटीज और लिमिटेशंस को फिर से वे करके लिया है। किसी की निर्णय को क्रिटिसाइज करना आसान है, लेकिन उसमें सोचने की प्रोसेस होती है। कौन सा फैक्टर ज्यादा जरूरत होती है, कौन सा सहन किया जा सकता है, कौन सा सैक्रिफाइस किया जा सकता है। इसलिए यदि आप कनाडा माइग्रेशन का सच दिखाना चाहते हैं, तो ऑडियंसेस को सेंसेशनल नैरेटिव से ज्यादा बैलेंस्ड, ग्राउंडेड, न्यूअन्स्ड स्टोरीज सुनाइए। दिखाइए कि कनाडा लाइफ सनी नहीं है, लेकिन चैलेंजेस ओवरकम करने का पाथ पॉसिबल है। दिखाइए कि स्टेइंग इजंट इजी, लिविंग इजंट सिंपल, दोनों में ट्रेड ऑफ्स हैं।